हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड इंसेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सफेद लट या व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब जो है एक सर्वव्यापी कीट है, सभी जगह पॉलीफेगस है, सभी चीजों को खाने वाला कीट है। हम इस सफेद लट के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, रंग क्या है, इसका कुल क्या है, ये किस तरह के कैरेक्टर दिखाता है, इसके पोषक पौधे कौन से हैं, क्या किस भाग को ये डैमेज करता है, इसका जीवन चक्र क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। हम इन जितने भी पॉइंट हैं इन सारे को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सफेद लट का मीन्स होता है लार्वा। ठीक है, तो यहाँ सफेद लार्वा के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक बीटल होता है, भृंग होता है, भंवरा होता है। ठीक है, तो ये भंवरा, इसका जो वयस्क है वो भंवरा है और बाकी इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो है इसकी लट होती है, इसका लार्वा होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं व्हाइट ग्रब। व्हाइट कलर की होती है इसकी लट। और अगर हम इसका भ्रंग देखें कि भ्रंग वो भी पेड़ों को इनको नुकसान पहुंचाता है, फलों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे बेर, नीम, सेंजना, इनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। और सबसे पहले हम इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है होलोट्रैकिया कॉन्सेनगुनिया। ये इसका नाम है होलोट्रैकिया कॉन्सेनगुनिया। फिर हम इसका गण देखते हैं कि गण कौन सा है इसका। तो इसका गण है कोलियोप्टेरा और इसका कुल है मेलेलोनथिडी। ये इसका कुल है। हम इसका वापस अगेन अपन रिपीट कर लेते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नाम होलोट्रैकिया कॉन्सेनगुनिया, कोलियोप्टेरा और मेलेलोनथिडी। अब आता है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक भंवरा होता है, इसका वयस्क जो है एक भृंग है, बीटल है। तो ये भी सिर, वक्ष और उदर में डिवाइड होता है। इसके पंख जो होते हैं वो बड़े होते हैं। इसके आगे के पंख जो हैं, अगर इसके थोरेक्स वाले पार्ट में हम देखते हैं, इसके वक्ष हमने पहले भी पढ़े हैं कि इसकी जनरल स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने जब किसी भी इंसेक्ट की, तो हमने ये पढ़ा था उसमें कि जो इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं, पंख जो होते हैं, इसके सेकेंड और थर्ड थोरेक्स सेगमेंट पर होते हैं, इसमें भी 2 जोड़ी विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके 2 जोड़ी विंग्स, लेकिन इसके आगे के पंख जो बड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, ये पंख जो है अपने पीछे वाले पंखों को ढके रखते हैं। पीछे के जो छोटे पंख होते हैं उनको ये ढके रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके एंटीरियर विंग्स जो है इनके पोस्टीरियर विंग्स को चारों तरफ से ढके रखते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हम किस तरह की स्ट्रक्चर, अगर हमने कोई बीटल तुमने अगर देखा हो, नॉर्मली भंवरा अगर देखा हो तो काला काला कलर का होता है इसका सिर, ये वक्ष वाला पार्ट, और इस तरह से इसका उधर इस तरह से डिवाइड होता है और ये इसके हल्के फुल्के इसके पंख इसके यहाँ से इसको ढके रहते हैं। इस तरह का होता है ये, और एंटीनाज वगैरह निकले रहते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें कि ये कितने mm चौड़ा होता है और कितने mm लंबा होता है, तो ये अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये 18 mm चौड़ा होता है और 7 mm लंबा होता है। सॉरी, 18 mm लंबा होता है और 7 mm चौड़ा होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर इसकी जो लार्वल स्टेज है, इसका लार्वा जो है जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट ग्रब कहते हैं। इसकी जो ग्रब है वो क्या है, अगर हम देखें तो इसकी ग्रब का आकार जो है अंग्रेजी की जो सी अक्षर होता है उस सी अक्षर के जैसी होती है, और इसका जो मुंह है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, और बाकी पूरी ये लट जो होती है ये व्हाइट कलर की होती है। लट के इस तरह से खंड बने हुए होते हैं और ये व्हाइट कलर की होती है, लेकिन इसका मुंह जो होता है ये रेड कलर का होता है। और अगर हम इसका माप देखें कि इसका माप कितना होता है, तो ये 10 से 15 mm लंबी होती है और 2 से 3 mm चौड़ी होती है। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर हुई। अगेन रिपीटेड कि इसके कैरेक्टरिस्टिक में ये क्या होता है, इसका जो वयस्क होता है वो बीटल या भृंग होता है। भृंग सिर, वक्ष और उदर में डिवाइड होता है। 2 जोड़ी इसमें पंख पाए जाते हैं। आगे के पंख जो है वो पीछे वाले पंखों को ढके रखने का काम करते हैं। ये एक पॉलीफेगस होता है, जो इसका बीटल भी सभी चीजों को खाने का काम करता है और इसका लार्वा भी खाने का काम, नुकसान पहुंचाने का काम करता है।
लार्वा, इसका लार्वा व्हाइट कलर का होता है और इसी अकॉर्डिंग हम इसको व्हाइट ग्रब कहते हैं। और इसकी जो आकार है वो अंग्रेजी के अक्षर सी के जैसा दिखाई देता है और सी के दिखाई देने के अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 10 to 15 mm ये लंबा होता है और 2 to 3 mm ये चौड़ा होता है। ये हुई इसकी स्ट्रक्चर की किस तरह का ये दिखाई देता है। अब आता है हमारे पास कि इसके पोषक पौधे कौन कौन से हैं, किस किस को खाता है। तो जैसा हमने कातरा के अंदर देखा था, रेड हेयरी कैटरपिलर में देखा था, तो वो खरीफ की ऋतुओं को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही ये पौधा भी, इसकी जो लट है, जो लार्वल फेज है, वो भी किसको नुकसान पहुंचाती है, वो भी खरीफ में बोए जाने वाली मूंगफली, मिर्च, बाजरा, मक्का, इन सबको नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा इसका जो भृंग है, जो बीटल है, वो बीटल किसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जब ये फसलें नहीं होती तो परपोषी के रूप में ये नीम, सेंजना, इन पौधों के ऊपर भी रह सकता है, इन पौधों की जड़ों में भी रहता है और उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये फलों को, वेजिटेबल को, सबको नुकसान पहुंचाती है इसकी लट। इसके अलावा इसका बीटल भी नीम वगैरह इन पौधों पर, इनके फलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, इनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब आता है क्षति और महत्व कि कौन इसको, किस भाग को ये क्षति पहुंचाता है। तो मोस्टली ये जो व्हाइट ग्रब है ये क्या होती है, अंडरग्राउंड रहती है, भूमिगत रहती है, भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर रहती है। तो अंदर अगर रहेगी तो मोस्टली पहले अगर हम किसी प्लांट को देखें, ये प्लांट है, प्लांट की ये सॉइल वाला पार्ट है, यहाँ पे ये इसकी रूट्स है। तो ये अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो सबसे पहले यहाँ पर जो सड़े गले अपभ्रंश होते हैं, जो भी पदार्थ है, मृत कार्बनिक पदार्थ है, पहले ये उनको खाती है। धीरे धीरे जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इनकी रूट्स को खाने लग जाती है। अब अगर ये रूट्स को खाने लग जाएगी तो रूट्स क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अगर रूट्स खराब हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वाटर या मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करती है, इसकी लटें जो होती है, लार्वल जो होती है, ग्रब जो होती है, वो क्या करती है, इनकी जड़ों को खाकर इनको नुकसान पहुंचाती है। जड़ें को खाती है तो प्लांट क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है और प्लांट के पीला पड़ने से प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और प्लांट सूख कर नीचे गिर जाता है। तो इस तरह का नुकसान ये पहुंचाता है। अगर हम इसके और मोस्टली अगर हम देखें कि ये किसको नुकसान पहुंचाती है तो दो तरह के रूट सिस्टम हमने 11th में पढ़ चुके हैं। एक है एडवेंटेशियस रूट सिस्टम, अपस्थानी या जकड़ा मूल तंत्र, और दूसरा होता है मुसला मूल तंत्र, टैप रूट सिस्टम। तो जब ये अगर हम कहें कि अगर इस तरह का अगर रूट सिस्टम होता है, रेशेदार मूल तंत्र, या तो इसमें ये नुकसान इसको कम होता है। लेकिन जब एक ही रूट जब अलग अलग पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो रही है तो एक रूट को नुकसान पहुंचाएगी तो सभी को नुकसान पहुंचाएगी। तो इनके कंपैरिजन में, एडवेंटेशियस रूट सिस्टम की कंपैरिजन में ये किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, टेप रूट सिस्टम को ज्यादा, या मुसला मूल तंत्र वाली फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो ज्वार, मक्का, बाजरा ये जो होते हैं इनमें एडवेंटेशियस या रेशेदार मूल पाई जाती है, तो ये उनको कम नुकसान पहुंचा के मूंगफली या मिर्च वगैरह की फसल जो होती है उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये लार्वा बढ़ता जाता है, आकार में बढ़ती जाती है और उनको नुकसान पहुंचाने की जो क्षति है वो भी ज्यादा होती जाती है, ज्यादा डैमेज करती जाती है। और बाद में जब ये एडल्ट में बन जाती है, भृंगों में बन जाती है, तो भृंग भी इन चीजों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं या एक खेत से दूसरे खेत में जाकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसका जीवन चक्र, किस तरह की लाइफ साइकिल होती है इसमें। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि इसके लक्षण क्या है, ये किस तरह का दिखता है। तो हम इसके बाद जो नॉर्मल है, भृंग या भंवरे जैसा ये दिखाई देता है, ये सर्वभक्षी है, सभी चीजों को खाता है और सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल में इसके मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसकी जब अपन बात करें कि किस तरह की लाइफ साइकिल इनमें होनी होती है, तो ये जो है मिड में, अच्छा एक और है इसका नाम एक और है, इसे मे बीटल भी कहते हैं, मे बीटल या मई भृंग भी कहते हैं और या जून भृंग भी कहते हैं।
जून भ्रंग या मई भ्रंग भी कहते हैं। इसके अलावा इसको कॉकचेपर भ्रंग भी कहते हैं, क्योंकि ये मई और जून में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, इसी में ज्यादा डेवलप होता है, इसीलिए इस बीटल को हम मई बीटल या जून बीटल भी कहते हैं। सबसे ज्यादा ये जब पहली रेनफॉल होती है 20 to 25 mm, जब हैवी रेनफॉल होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें मिड में यानी मई के आधे में जब पहली रेनफॉल होती है, उससे पहले नहीं, उससे पहले क्या होता है कि इसका जो वयस्क है वो पूरी तरफ से लैंगिक रूप से पूरा परिपक्व नहीं हो पाता, क्योंकि मैच्योर होना बहुत जरूरी है मेल और फीमेल का। तो यहाँ मई से पहले मेल और फीमेल जो होते हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते, मैच्योर नहीं हो पाते। तो ऐसी कंडीशन में मिड मई के बाद, मिड मई या जून तक जो पहली बारिश होती है 20 to 25 और फर्स्ट हैवी रेनफॉल जब होता है, तो ऐसी कंडीशन में मेल और फीमेल दोनों बाहर आते हैं, मादा और नर दोनों बाहर आते हैं। और टाइम क्या है कि 7:30 के आसपास ये बाहर निकलते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके कि ये क्या है, एक अंडरग्राउंड इंसेक्ट है, ठीक है, भूमि के अंदर रहता है। तो भूमि के अंदर रहता है तो ये क्या करते हैं, सोइल से बाहर आते हैं। सोइल से बाहर आते हैं, दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और कौन सा, कॉपुलेशन होता है, दोनों के बीच मिथुन क्रिया होती है। और इस बीच मादा 2 से 3 दिनों में मादा क्या कर देती है, 10 से 15 mm गहराई में सोइल के अंदर 10 से 15 mm सोइल के अंदर अपने अंडे देती है। अंडे 10 to 15 mm डीप इन सोइल के अंदर अंडे देती है। अगर हम देखें कि एक मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे दे सकती है, तो पहले अपन ने जब रेड हेरी कैटरपिलर पढ़ा था तो उसके कंपैरिजन में इनमें अंडे बहुत कम दिए जाते हैं। 50 to 60 इतने अंडे दे सकती है जीवन काल में एक मादा, जबकि रेड हेरी कैटरपिलर में ये 1500 थे, 1500 थे। तो ये और मादा जीवित कितने दिन तक रहती है, 30 to 50 डेज तक ये जीवित रहती है, उसके बाद मादा मर जाती है। तो जब मादा भ्रंग 2 से 3 दिन में गहराई में अंडे दिए जाते हैं और 3 से 10 दिनों में इन अंडों में इंक्यूबेशन होता है, ठीक है, और इन अंडों से 7 से 13 दिन में इनमें ऊष्मायन होता है और इनमें अंडे बाहर आ जाते हैं, अंडों से लार्वी बाहर आ जाते हैं। अब मेन स्टेज क्या होती है इनकी, लार्वी या हम लट अवस्था या वाइट ग्रब फेज जो हम कहते हैं, वो ग्रब फेज। और ये ग्रब फेज कब तक एक्टिव रहती है, जुलाई से अक्टूबर तक एक्टिव रहती है, जुलाई से अक्टूबर तक। और अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें कि कितना टाइम तक ये एक्टिव रहती है, तो 82 से 113 दिन तक ये एक्टिव रहता है। और इसी बीच पहले ये कम एक्टिव होता है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन देखें कि जब 4 से 5 मोल्टिंग होती है इसमें, जब ये उस स्टेज में होता है 3 to 4 स्टेज में होता है, तो उस समय लार्वा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर भी लार्वी जुलाई से अक्टूबर तक एक्टिव रहती है और नुकसान पहुंचाती है। फिर 40 to 70 mm, अब ये लार्वी 40 to 70 mm डीप अंदर सोइल में चली जाती है और प्यूपा के अंदर बदल जाती है। लेकिन ये कितने दिन तक, 82 से 113 दिन तक ये किस फेज में रहती है, लार्वा फेज में रहती है। जब ये प्यूपा 2 से 3 वीक प्यूपा डेवलप होने में लगते हैं और प्यूपा वयस्क में डेवलप हो जाता है। लेकिन वयस्क को मैच्योर होने में 129 से 150 दिन लगते हैं और वापस जब मिड में आता है तब तक ये एक्टिव होते हैं या मैच्योर होते हैं। मिड में तक ये इनएक्टिव रहते हैं, किसके अंदर, सोइल के अंदर। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। हम एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। मेल और फीमेल कांटेक्ट करते हैं मिड में के, मिड में से पहले नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उस समय ये मेल और फीमेल मैच्योर नहीं होते, दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन और वो मेल और फीमेल किसको देखकर, वाइट प्रकाश पाश या अपन लाइट ट्रैप करते हैं, लाइट ट्रैप को देखकर बाहर आते हैं। और कौन से टाइम पर, 7:30 PM पर, शाम के टाइम 7:30 पर ये बाहर आते हैं। दोनों के बीच आकर्षण होता है। मादा अंडे देती है, 2 से 3 दिन में अंडे देती है। और कहाँ देती है, भूमि में 10 से 15 mm की गहराई में दिए जाते हैं अंडे
अंडों में से लार्वा 7 to 13 डेज में बाहर निकलते हैं। 7 to उनमें उष्मायन होता है। लार्वा का टाइम पीरियड जो है 82 से 113 दिन तक होता है। जुलाई से अक्टूबर तक एक्टिव रहता है और इस समय जो फसल होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। फिर लार्वा 40 to 70 mm सॉइल के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद ये प्यूपा में बदल जाता है। 2 से 3 वीक तक प्यूपा एडल्ट में बदल जाता है, लेकिन एडल्ट मैच्योर नहीं होता। एडल्ट को मैच्योर होने में इतना टाइम लगता है, वर्ष में इसकी एक ही पीढ़ी, एक ही जनरेशन प्राप्त होती है, यानी एक साल में ये एक ही जनरेशन प्राप्त कर सकता है। इस तरह का इसका जीवन चक्र होता है। अब हम आते हैं इसका प्रबंधन कि इनके क्या प्रबंधन है, मैनेजमेंट। हम इस व्हाइट ग्रब को कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ 2 मैनेजमेंट है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट और केमिकल मैनेजमेंट। अगर हम प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में हम अपनी जो कृषिगत क्रियाएं कर रहे हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसमें चेंजेस से मतलब है कि ये 7:30 पर बाहर आते हैं मेल और फीमेल, तो हम उस समय उसको प्रकाश पास या फिरोमोन पाश क्या होते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाले केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स से ये बाहर आ जाएंगे, यानी 8:30 से 9:30 या 10:30 तक हम इनको अगर उनको आकर्षित करके इनके ऊपर किसी का छिड़काव कर दिया जाए तो और उनको वहीं मार दे तो ये सारी लाइफ साइकिल चलेगी ही नहीं। तो हम अपनी कृषिगत क्रियाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में क्विनोलफास, क्लोरपाइरिफॉस, मैथिलियान, इन सब केमिकल का हम यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पूरे सफेद लट की किस तरह की इसकी क्रियाविधि है। ये एक बीटल है, भृंग है, तो कॉकचेफर भृंग, मई भृंग या जून भृंग भी इसके कहते हैं। इसकी लाइफ साइकिल देखी हमने। ये वीडियो पसंद आया होगा और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर ले। थैंक यू।